गुड मॉर्निंग टू ऑल। भारत के भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हमने कृषि सुधारों के ऊपर बात की, साथ ही प्रादेशिक नियोजन के संदर्भ में कुछ इंडिकेटर्स जिनके आधार पर हम जो क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं उनका भी हमने अध्ययन किया। तो आज का जो विषय है भारत के अंदर जो हरित क्रांति, उसके अंदर जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वो, और जो कृषिगत जो सुधार किए गए थे, उन दोनों विषयों का पूर्व में किया गया अध्ययन इस विषय को समझने में, साथ ही भविष्यगत जो नीतियां हम बनाएंगे उसमें वो महत्वपूर्ण रहेगा। हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो कृषिगत उत्पादनों के अंदर जो परिवर्तन हुए वो स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। और हरित क्रांति का तात्पर्य भी यही है कि कृषिगत क्षेत्र के अंदर किया गया आमूलचूल परिवर्तन। क्रांति का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि प्रचलित जो भी चीज़ चल रही है उसके अंदर कोई इस तरह का परिवर्तन जो पूर्व में ना हुआ हो। जब हम ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर क्रांति की बात करते हैं, रेडिकलिज्म की बात करते हैं, या किसी भी विषय के अंदर जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, उसका मतलब ही आमूलचूल परिवर्तन से होता है। जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कृषिगत क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन और उत्पादकता के अंदर एक जो व्यापक परिवर्तन आया, वो परिवर्तन चाहे हाइब्रिड सीड्स के कारण आया हो या एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हमने किया हो, तो वो सारे जो विषय हैं उन सभी को हम हरित क्रांति के अंदर शामिल करते हैं। या ये कहें कि इस तरह का परिवर्तन जिसके अंदर कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। अब ये जो हरित क्रांति जो भारत में हम लेके आए, उसके जो पहलू हैं उसकी हम बात करें तो ऐतिहासिक उसकी बात करें तो दुनिया के स्तर में हम कहते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं नॉर्मन एरन बोरलॉग का नाम आता है। लेकिन जो वर्ड जो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द दिया था वो 1968 के अंदर विलियम गॉड के द्वारा दिया गया। भारत के अंदर जब हरित क्रांति की हम बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के अंदर जो कृषि के ऊपर जो विभिन्न आयोग बने हैं उनके समय पर वो अध्यक्ष भी रहे हैं, और कृषिगत सुधारों के ऊपर उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रयास किए हैं। अब हरित क्रांति का जो अर्थ को समझने के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जो एक परिवर्तन आया। एक तो अत्यधिक वृद्धि होना, जो हमारा प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसके अंदर अत्यधिक उत्पादन हुआ, साथ ही इस उत्पादन को लंबे समय तक एक उच्च लेवल पे बनाए रखना, ये दो महत्वपूर्ण पहलू थे। उत्पादन एक बार होना और उसको सस्टेन करना, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हरित क्रांति के अंदर रही। यहाँ जो स्टैंडर्ड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ों की बात करते हैं। एक तो इनोवेशन लेवल पे क्या हुआ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। जब हम हरित क्रांति को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो वो जो नवाचार जो हरित क्रांति के कारण आए और उनके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए उन चीज़ों को। अब यहाँ जो इनोवेशंस हुए, जो चेंजेज किन किन सेक्टर में हमने किया कि जो कृषिगत उत्पादन की प्रक्रिया को बनाए रखने में या उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे, तो बायोकेमिकल सेक्टर के ऊपर हम बात करें तो हाइब्रिड सीड्स को हमने यूज लिया, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, हार्बिसाइड्स को यूज लिया, पेस्टिसाइड्स हमने यूज लिए। अब यहाँ जब हम बात करते हैं कि इससे हुआ क्या, इंक्रीज यील्ड वीड एंड पेस्ट कंट्रोल्ड, इंक्रीज कॉस्ट फॉर द फार्मर, पॉसिबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज थे। उसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। ये तो हमने इनोवेशंस किए और ये जो है उसकी कॉन्सिक्वेंसेज थे कि अत्यधिक हाइब्रिड बीज के उपयोग से, पेस्टिसाइड्स के यूज़ से, फर्टिलाइजर्स के यूज़ से एक तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो जो फार्मर्स के अंदर भी एक रीजनल इम्बैलेंस, जो बड़े किसान थे वो इसका फ़ायदा उठा पाए, छोटे किसानों का उसका फ़ायदा नहीं हो पाया, तो एक इनकम के अंदर एक इम्बैलेंस की स्थिति हो गई। साथ ही इसके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुए, सॉइल पॉल्यूशन की समस्याएं हुई, प्रोडक्शन के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, अन्य जो एनवायरमेंटल इश्यूज चाहे वो एयर पोल्यूशन भी हुआ, नॉइज पोल्यूशन भी हुआ, अत्यधिक चीज़ों को मैकेनिकल यूज लेने से। अब यहाँ हम कहते हैं कि मैकेनिकल क्या यूज लिए, हमने डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो पंप पावर्ड इरिगेशन के लिए इन चीज़ों का उपयोग बढ़ा, और हमने ट्रांसपोर्टेशन का जो था
वो जैसे उत्पादन बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स थी उनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी संख्याएँ बढ़ी, तो उसके सप्लाई इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि हमारा अत्यधिक हम मैकेनिकल यूज़ लेने से, डीजल इलेक्ट्रॉनिक पंप वगैरह से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल था ज़मीन का, उसके अंदर अत्यधिक डिग्रेडेशन देखने को मिला। वाटर सप्लाई कंट्रोल्ड, लेस लेबर नीडेड, इंक्रीज इन अरेबल एरिया, इंक्रीज इन एसेस ऑफ मार्केट। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंस थे। मार्केट का एरिया बढ़ा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन थी एक वो चीज़ें बढ़ी, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन कहीं न कहीं जो ह्यूमन जो एग्रीकल्चर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मैकेनिकल चीज़ों को अडॉप्ट करने से वो भी चीज़ें इम्प्रूव हुई। सोशल उसकी बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स, लॉन्स, चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोन प्रक्रियाएं थी उनको बढ़ावा मिला। जो लैंड रिफॉर्म्स की हमने अभी बात भी आप लोगों से की कि टेनेंसी जो रिफॉर्म्स किए उसके ऊपर हमने वीडियो आपसे शेयर किया। लोन्स के लिए जो फैसिलिटीज़ थी, बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ थी वो बढ़ी। बैंकों का जो था एकीकरण किया गया इसी दौर के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ कुछ चीज़ें और भी हुई जो इसके बाद फार्म्स कंसोलिडेशन, बेटर सीड्स एंड अदर इनपुट्स अवेलेबल टू द पुअर फार्मर्स। धीरे धीरे जब हमारे बैंकिंग या ऋण सेक्टर को मजबूत किया तो जो छोटे किसान थे उनके पास भी पूंजी की उपलब्धता हुई। तो ये जो बायोकेमिकल जो रिफॉर्म्स थे, हाइब्रिड सीड्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें या पेस्टिसाइड्स की बात करें या इरिगेशन के लिए जो नई जो टेक्निक्स थी, वहाँ तक ये जो छोटे किसान थे उनकी पहुंच इन संसाधनों तक बढ़ी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के एक सिस्टमेटिक उसके अंदर ये प्रक्रियाएं हमें देखने को मिली। अब कौन कौन से फैक्टर्स से जिनको हम हरित क्रांति के अंदर शामिल कर सकते हैं उनको हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जो फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या कारक थे? अधिक उपज देने वाले बीजों का हमने प्रयोग किया हरित क्रांति के अंदर, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, सिंचाई का विस्तार हुआ, सिंचाई टेक्निक्स में परिवर्तन आए, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग बढ़ा, आधुनिक जो कृषि यंत्र थे उनका प्रयोग बढ़ा, बहुफसली जो प्रयोग हमने किए, ऋण सुविधाएं, मृदा परीक्षण, सॉइल की जो क्वालिटी के आधार पर जो क्रॉप्स को उगाना था वो प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाने लगा। भूमि की जो डिग्रेडेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए नई टेक्निक्स को हमने अडॉप्ट किया। इलेक्ट्रिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं बढ़ी जिससे कि इरिगेशन के लिए लोगों की सुविधाएं बढ़ी या कृषि को काटने में या ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी जगह पे उसके सकारात्मक प्रमाण, बिक्री संबंधी सुविधाएं बढ़ी। फसलों की कीमतों का निर्धारण हरित क्रांति के बाद किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की जो बात होती है वो जो CACP के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उन प्रक्रिया को यहाँ पे अडॉप्ट किया है जिससे कि कृषिगत उत्पादन जो बढ़ा है उसको हम सस्टेन करके कृषकों के हितों का संरक्षण हम प्रदान कर सकें। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके ऊपर हम बात करें तो जब इन सब चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया तो हरित क्रांति के बाद परिणाम ये आया कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की समृद्धि में वृद्धि हुई, खाद्यान्नों के आयात जो हम डिपेंडेंट थे हरित क्रांति से पूर्व उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम हुई और खाद्यान्न के दृष्टिकोण से हम आत्मनिर्भर बने। लाभ का पुनर्निवेश हुआ। आप जब कृषक को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का जो वो है कुछ हिस्सा जो कृषिगत जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर इनपुट करता है, यानी वो फर्टिलाइजर्स का यूज भी करेगा, अपनी लैंड की क्वालिटी को भी मेंटेन करेगा, हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनको उत्पादन की प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से अपनाएगा, तो वो पुनर्निवेश बढ़ा, तो उद्योगों का विकास हुआ। जो कृषिगत उत्पादों पे आधारित जो उद्योग थे उनको उनका डेवलपमेंट, एक चेन प्रक्रिया शुरू हो गई। मूल्यों पर प्रभाव पड़ा, ग्रामीण रोजगार के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, एम्प्लॉयमेंट जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर हमने मैकेनिकल चीज़ों को अडॉप्ट किया तो वहाँ जो लोग बेरोजगार हुए तो उनको कृषि आधारित जो उद्योग थे उन क्षेत्रों के अंदर उनको रोजगार के अवसर, नए अवसर प्रदान किए। किसानों की जो विचारधारा, जो एक रिजिड विचारधारा थी, एक पारंपरिक विचारधारा थी, उसमें परिवर्तन आया। उनकी आय के बढ़ने से उनके बच्चों के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ा, उनके अंदर इनोवेशंस का संचार हुआ, उसका प्रभाव उनके विचारों पर, उनके सामाजिक जो रीति रिवाज थे या कुरीतियाँ थी उनको दूर करने पर भी देखने को मिला। इस डायग्राम में हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो टोटल एरिया था कृषिगत उसके अंदर अंडर द राइस, उसके अंदर क्या आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज हुए ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये 1960s के अंदर जो स्थिति थी और उसके बाद ये जो इंक्रीज़ हुआ ये 2000 के अंदर, 2000 के अंदर जो हेक्टेयर एरिया था कितना इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ कुछ एनवायरमेंटल जो ये इसमें हम कुछ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था, एवरेज जो था ड्यूरिंग 1950 और 51 से 1999 से 2000 के अंदर जो यील्ड पर हेक्टेयर इन किलोग्राम था, उसमें कितना बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। यहाँ हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। राइस का जो 1950-51 में 668 प्रति हेक्टेयर के अंदर उत्पादन हो रहा था, वो तो 1999-2000 के अंदर 1986 यील्ड पर हेक्टेयर इन किलोग्राम में चेंज हुआ। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब यहाँ जैसे ये राइस के अंदर देखने को मिला, इसी तरह का जो परिवर्तन था वो हमें वीट के अंदर देखने को मिला। 663 से सीधा 2778 किलोग्राम तक। पल्सेज के अंदर भी 635 441 से। तो इस तरह से विशेषकर जो हरित क्रांति का जो सकारात्मक प्रमाण जितना खाद्यान्न फसलों पे देखने को मिला, उस रेशियो में जो पल्सेज थे उसमें उतना नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो सुधार था वो हमें ज़रूर देखने को मिला है। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी क्या समस्याएं रही, उनके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हरित क्रांति का, जैसे अभी हमने बताया आपसे कि जो प्रोडक्शन जो था उसमें जितना परिवर्तन वीट के अंदर और राइस में देखने को मिला, उतना परिवर्तन जो था पल्सेज के अंदर देखने को नहीं मिला। दालों के उत्पादन के अंदर उतना परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। तो दलहन और तिलहन में उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना खाद्यान्न फसलों में हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि हरित क्रांति के कारण कुछ सीमित फसलें थी, विशेषकर खाद्यान्न जो फसलें थी उसके ऊपर उत्पादन सकारात्मक देखने को मिला, लेकिन रिमेनिंग जो फसलें थी उतना प्रभाव उनका देखने को नहीं मिला। सीमित प्रदेश, इसका जो प्रभाव था, कुछ हरित क्रांति का जो प्रभाव था कुछ सीमित प्रदेशों में, ये हम नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ ज़्यादा देखने को मिला। राइस की बात करें तो उड़ीसा या तटवर्ती जो स्टेट थे वहाँ पे, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। तो कहीं न कहीं हरित क्रांति को सीमित प्रदेशों तक ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण आय के अंदर असमानता हुई, कृषिगत उत्पादन में असमानता हुई। कृषिगत उत्पादन से जो लोगों की आय के अंदर जो परिवर्तन हुआ उसमें भी रीजनल इम्बैलेंस की स्थिति देखने को मिली। इसके कारण जो क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। व्यक्तिगत जो आय थी उसमें परिवर्तन होने के कारण व्यक्तिगत विषमताएं पैदा हुई, लोगों में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं पैदा हुई। अगर हम देखें तो व्यापक उसमें जो बड़े किसान थे उनको फायदा ज़्यादा हुआ, छोटे किसान थे उनको नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि नहीं होने से जो बड़े किसानों को जो लाभ की स्थिति के अंदर उन्होंने छोटे किसानों की जो जमीन था उनको अधिग्रहित करने का, मतलब जबरदस्ती उसको अपने अधिकार में लेने की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ी। और यहाँ इस रीजनल इम्बैलेंस, इनकम के रीजनल इम्बैलेंस या हरित क्रांति के जो असमानतापूर्ण जो परिवर्तन हमें देखने को मिले, तो गरीब और गरीब होता गया, जबकि जिनके पास आय बढ़ी उनकी आय में निरंतर वृद्धि हुई। बेरोजगारी के अंदर वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे कृषकों को कृषिगत जो निर्भरता थी उसके कारण वहाँ वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी अत्यधिक ऋण के बोझ से अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहे थे या अपनी ज़मीन को बेच रहे थे। तो वो बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिली। कृषि उत्पादन की जो कम वृद्धि दर, जितना उत्पादन शुरू में हमें देखने को मिला उसकी कंटिन्यूटी को हम मेंटेन नहीं कर पाए। एक स्तर पे जाके वो एक तरह के सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गई। तो ये हरित क्रांति को एक दीर्घकालिक हमने उसमें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण देखते हैं, लेकिन वो सैचुरेशन की जो स्थिति थी वो भी हमें यहाँ देखने को मिली। यहाँ इस डायग्राम में हम बता रहे हैं कि एक किसान के दिमाग में क्या क्या चिंताएं रहती है कि वो ये सोच रहा है कि हमने हरित क्रांति को अडॉप्ट किया, लेकिन हमने हमारा जो ट्रेडिशनल जो सीड्स थे उनको हमने खो दिया। यानी कि कहीं न कहीं वो ट्रेडिशनल जो सीड्स थे वो ज़्यादा हमारी जलवायु के अनुकूल थे, जिसने जीव विविधता को अधिक संरक्षण प्रदान किया। लेकिन हाइब्रिड सीड्स के कारण हम उनको छोड़ गए, तो वो कहाँ चले गए? तो इस तरह के दिमाग में, वेयर इज़ द ग्राउंड वाटर, माई वेल्स इज ड्राइड अप, कि हमारे कुएं सूख गए हैं। हमने इरिगेशन के लिए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो अडॉप्ट कर लिए, हमने इरिगेशन ज़बरदस्त, हमने अत्यधिक पानी का दोहन किया, तो जो ग्राउंड वाटर टेबल था इतने नीचे चला गया है कि पेयजल के लिए भी जल की आपूर्ति हमें नहीं मिल पा रही। तो ये दीर्घकालिक दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव। सोइल हैज लॉस्ट इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर। जमीन की जो उर्वरक क्षमता थी उसके अंदर उसका अत्यधिक ह्रास हो गया, अत्यधिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनके द्वारा। तो ये एक चिंता का विषय था। अब उस उत्पादन को बढ़ाने में समस्याएं हैं। हमारी इन चीज़ों के ऊपर निर्भरता से जो कॉस्ट इनपुट था वो बढ़ गया, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो उसके अंदर और ज़्यादा हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत
ज़रूरत पड़ेगी तो हमको और इनपुट करना पड़ेगा। तो इससे भी एक चिंता का विषय है। और जो ज़मीन के अंदर जो लवणता या क्षारीयता की जो समस्याएं पैदा हो गई, उसके कारण जो बीज अवेलेबल थे उसकी जो उत्पादकता थी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, या उसको जो उगने की जो प्रक्रियाएं थी वही डिस्टर्ब हो गई। ये एक चिंता का विषय है। कई लोगों ने इतना ऋण ले लिया कि उनके दिमाग में आता है कि मैं उन ऋणों को कैसे चुकाऊंगा। तो भारत के अंदर जो कृषकों के द्वारा की जा रही आत्महत्या भी एक चिंता का विषय है। और कहीं न कहीं हरित क्रांति के बाद ये रीजनल इम्बैलेंस हुए, या हम कहें कि साइंटिफिकली इन चीज़ों को हमने प्रोसेस नहीं किया, उसके नकारात्मक प्रभाव यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इन विषयों के साथ साथ क्या स्थायित्व के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक हरित क्रांति के स्थायित्व के लिए हमें अधिक व्यापक क्षेत्र को शामिल करना पड़ेगा, फसलों की डाइवर्सिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, छोटे किसान हैं उनको भी उस हरित क्रांति को फ़ायदा देना पड़ेगा, जिससे कि इसके कारण जो रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय विभिन्नताएं पैदा हुई है उसको हम दूर कर सके। बहुफसली प्रणाली को हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु की समस्या ये है या विशेषता कहें कि असमानता, वर्षा में अनियमितता और उसके ऊपर असमान वितरण, ये ऐसी समस्या है जिसके कारण किसी एक फसल को अगर हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसके फेलियर होने की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होते हैं। इसलिए कई बार बहुफसली व्यवस्था को अडॉप्ट करना, एकीकृत फार्म नीति, नई कृषि नीति में सुधार करना होगा। अभी वर्तमान के अंदर कृषि सुधारों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, तो ये एक रिफॉर्मेटिक एक्शन है। वो मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरह का होगा उसके परिणाम उस पर निर्भर करेंगे। संस्थागत क्षेत्रों के अंदर जो ऋण सुविधाएं हैं वहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें इस तरह की है जिनके ऊपर हमें और प्रयास करने हैं। यहाँ हमने ये भी बताया कि हमें टेक्नोलॉजीज रिफॉर्म्स करने होंगे, हाइब्रिड सीड्स में और सुधार करना पड़ेगा कि क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो, डीजल पे हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी जिससे इंक्रीज फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, जिससे कि जो छोटे किसान हैं उनको लाभ मिल सके। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से हमें देखने को मिले। जमीन के अंदर अत्यधिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनके यूज लेने से, अत्यधिक इरिगेशन के कारण भी जो जमीन की जो लवणता थी, सैलिनिटी थी या क्षारीयता की जो स्थिति थी, सॉल्ट की जो मात्रा थी, वो चीज़ों में हमें देखने को मिली। तो जमीन के अंदर उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो गई। जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग की समस्या, राजस्थान के अंदर जब इंदिरा गांधी कैनाल को हम यहाँ लाया गया तो यहाँ पर नीचे की जो जियोलॉजी थी उसको ध्यान नहीं दिया गया। उसके कारण यहाँ पर कृषकों के द्वारा अत्यधिक सिंचाई के कारण पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर पानी का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि नीचे हार्ड रॉक्स थी और वहाँ पानी ऊपर उत्प्लन होने लगा। और वो ऊपर आने से एक तो ज़मीन के ऊपर क्षारीयता बढ़ गई और इससे ज़मीन के अंदर जो उर्वरक का शक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ ही ज़मीन जो थी वो दलदली हो गई, जिसको वाटर लॉगिंग की समस्या कहते हैं। ये जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ अत्यधिक सिंचाई का प्रभाव हमें देखने को मिला, वहाँ देखने को मिलती है। इसका नकारात्मक प्रभाव मृदा की उर्वरता क्षमता पर पड़ा। अत्यधिक भूमि के लिए, कृषि के लिए हमें एक अत्यधिक ज़मीन की आवश्यकता पड़ी, तो हमने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया, वनों का ह्रास हुआ। उसके कारण एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो समस्याएं देखने को मिली। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल अत्यधिक इरिगेशन के कारण इतना नीचे चला गया कि जब हम साइंटिफिकली उसको मैनेज करते हैं तो डार्क जोन, ग्रे जोन, इस तरह की वाइट जोन, तो जो डार्क जोन की स्थितियां हैं भारत के अंदर एक व्यापक क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रही है। और वो क्षेत्र रहता है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर को दोहन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध की स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं न कहीं हरित क्रांति को तात्कालिक दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के कारण इनका अत्यधिक सिंचाई के लिए उसमें ये ध्यान नहीं रखा गया कि स्थानीय जो परिस्थिति है, पारिस्थितिकी है, उसके ऊपर दीर्घकालिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके कारण भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने से ये समस्याएं हमें स्वास्थ्य संबंधी, हाइब्रिड सीड्स के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण जो फसलें आ रही हैं उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण कैंसर, इस तरह की समस्याएं हो गई। पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक जाने से ज़मीन के पानी के अंदर लेड की मात्रा बढ़ गई, जो कि कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा कारक होता है। इस तरह से हरित क्रांति के साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो क्रांति आई, इस मैप में हम उसी को आपको
एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। कई बार आपसे पूछता है कि आपको रेनबो रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हो, तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो उत्पादन के अंदर जो परिवर्तन हुए उनको इसमें हम शामिल करते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जो रेवोल्यूशंस जो आए, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ मैप में तो हम फूड ग्रेन की बात करते हैं, वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम मिल्क की बात करते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम फिश की बात करते हैं, येलो रेवोल्यूशन की हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम फ्रूट्स की बात करते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम पेट्रोलियम के उत्पादन की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं हम एग की बात करते हैं, राउंड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं या राउंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम पोटैटो की करते हैं, रेड रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम मीट के उत्पादन की ऊपर बात करते हैं, ग्रेन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में एक आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो श्रिम्प की बात करते हैं, समुद्री जो झींगे होते हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो लेदर के उत्पादन के ऊपर एक आमूलचूल परिवर्तन की बात हम यहाँ पर करते हैं। वर्तमान के अंदर ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नकारात्मक प्रभाव थे उनको दूर करने के लिए धीरे धीरे 1980s के अंदर ये बात वापस उठने लगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने उत्पादन को बढ़ा लिया लेकिन इसके कारण सोशल एनवायरमेंटल बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। तो ये विषय वापस निकल के आया कि इसके अंदर किस तरह के परिवर्तन किए जाएं। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मुद्दे थे वो उठ के आए और उस सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये कहा गया कि भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की जैव विविधता के अंदर जो ह्रास हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए केमिकल फर्टिलाइजर्स की बजाय जो हमारे जैविक जो खाद है उनके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। साथ ही इरिगेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें परिवर्तन के ऊपर जोर दिया गया। यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन पे जोर दिया गया, हम यहाँ ड्रॉप इरिगेशन के ऊपर बूंद बूंद सिंचाई की जो विधियाँ थी उनके ऊपर जोर दिया गया। यहाँ जो हाइब्रिड जो यील्ड्स थे उनके साथ साथ इस तरह के परिवर्तन की बात की गई, इस तरह टेक्निकल लेवल पे चेंज की बात की गई कि इस तरह के बीजों को प्रोत्साहन मिले या उत्पादन किया जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जो रेनफेड एरिया जहाँ पे कृषि पूरी तरह वर्षा आधारित है उन क्षेत्रों के विकास के लिए इस तरह के बीजों को अडोप्ट किया जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे विषय थे। साथ ही कृषि के अंदर जो बहुफसली व्यवस्था की बात की तो उसके अंदर भी फसलों के वितरण को या उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए स्थानीय पारिस्थितिकी को ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। तो कृषि के दो द्वितीय हरित क्रांति की जब बात की गई तो वहाँ पर इन विषयों के ऊपर चर्चा की गई। तो हरित क्रांति पे बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। शब्द किसने दिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, इसके क्या नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव रहे। तो बड़ा सवाल भी आता है, छोटा सवाल भी आता है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।